नाइट ऑफ चैंपियंस, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस और आज की सफरिंग स्मैकडाउन की बात करते हैं। और सबसे पहले स्मैकडाउन से स्टार्ट करते हैं। तो शो की स्टार्टिंग में ही गुंथर ने आके भाई बहुत ही अब्रप्ट तरीके से स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करी, जैसे इस वीडियो की हम अब्रप्ट तरीके से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, आते ही टेबल चेयर उठा के वो फेंकना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आज मैं कुछ भी स्मैकडाउन वगैरह होने नहीं दूंगा जब तक मुझे जस्टिस ना मिल जाए। और पता नहीं कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में ऐसा ये शायद 1000वीं बार हो रहा है कि कोई बंदा हारने के बाद बोल रहा हो कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ। डब्ल्यूडब्ल्यू को भाई कुछ यूनिक इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ आने की जरूरत है जब कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन की बात होती है। कहते हैं मैं ग्रेटेस्ट एवर हूं और मेरी रिंग अवेयरनेस इतनी अच्छी है कि जिस टाइम पे पिनफॉल हो रहा था मैंने जानबूझ के अपना जो पैर है वो रोप्स के नीचे रखा था, लेकिन फिर भी मेरे साथ अन्याय हुआ। तो वो अन्याय होने की बात करते हैं। कहते हैं कोडी रोड्स ने मुझे हराया नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ चीट किया। कोडी ने चीट करके इस मैच में विक्ट्री अर्न करी है। गोल्डन बॉय कहते हैं ये भाई पिछवाड़ा किस कर रहा होगा पीछे जाके। इतने में कोडी रोड्स का म्यूजिक प्ले हो जाता है। कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई मतलब मैं मानूंगा कि हाँ तो सही बोल रहा है बात। तो कोडी रोड्स ने अग्री कर लिया गुंथर की सारी बातों से, लेकिन कहते हैं भाई यार तू इतना बड़ा हो गया, ये पागलों की तरह क्या बिहेव कर रहा है, ये क्या जो उन्होंने आगे हरकत करी थी। कहते हैं आज सीधे रीमैच कर ले। तो गुंथर भी मतलब एक बार को होगा कि अच्छा मतलब ये तो सीधा ही मैच देने को तैयार हो गया। लेकिन इतनी कहानी आसान होती नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू में। तो इसके बाद क्या होता है, सैमी ज़ेन आते हैं और आज जाके फाइनली सैमी ज़ेन को अच्छा रिएक्शन मिला। इतने टाइम से कहते नहीं वो माय फैंस ऐसे करके कि लोग उनको रिएक्ट करें, जो कि उनके कैरेक्टर का पार्ट है। लेकिन आज ये जो इटली का क्राउड था उन्होंने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया सैमी ज़ेन को। इवन मैं बोलूंगा कि कोडी रोड्स को जो रिएक्शन मिला था उससे भी बेटर रिएक्शन था। और आज के स्मैकडाउन के बाद भाई मैं सैमी ज़ेन के कैरेक्टर को बहुत अलग तरीके से देख रहा हूं। मतलब अब तक तो मेरे को बड़ा दिमाग खराब हो रहा था सैमी ज़ेन को देख के कि भाई ये कहीं लीड नहीं करता है। लेकिन आज सैमी ज़ेन के कैरेक्टर में जो चीजें दिखी हैं या जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टोरी को प्रोग्रेस किया, ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ तो है। लेकिन मैं ज्यादा अपने ना भावनाएं इससे जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वही बात है डब्ल्यूडब्ल्यू की मोस्टली आजकल जो स्टोरी लाइन है वो किसी तरफ लीड तो करती नहीं है। कहते हैं कि ये वाली इज्जत मैं इतने टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं चाहता था फैंस मुझे दे और आज मुझे मिली है। गुंथर से कहते हैं कि हाँ भाई मुझे पता है कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ है। और फिर वो कहते हैं कि गुंथर तेरे साथ तो गलत हुआ, लेकिन कोडी रोड्स गुंथर तुम दोनों ने मिलके मेरे साथ गलत किया है। तो सैमी ज़ेन का वही यहाँ पे कैरेक्टर चल रहा था। गुंथर कहते हैं कि भाई यहाँ पे टाइटल की बात हो रही है सैमी ज़ेन और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात होती है, तो इन चीज़ों से तो दूर ही रहा कर। लेकिन फिर सैमी ज़ेन ने बहुत अच्छा काउंटर दिया। कहते हैं अच्छा बेल्ट की बात चल रही है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइटल के लिए सैमी ज़ेन कहते हैं कि गुंथर मैंने तुझे हराया। वो उसी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की बात कर रहे होते हैं। और फिर वो आते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। कोडी रोड्स को कहते हैं भाई तू क्या नेक्स्ट करता रहता है, हो सकता है सबसे बड़ा थ्रेट इस समय तुझे देख रहा हो। तो वो सबसे बड़ा थ्रेट खुद को कहते हैं कोडी रोड्स के लिए और कहते हैं कि तूने ही तो बोला था कि गुंथर को हराने के बाद तू मुझे एक लेसन देने वाला है, तो भैया आ जरा मुझे लेसन दे दे। ऐसे करके वो बात कर रहे होते हैं कि भाई अब तो गुंथर से भी हो गया तेरा। इसके बाद गुंथर ने पीछे से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से सैमी ज़ेन कोडी रोड्स के ऊपर मतलब दोनों भिड़ जाते हैं। और आज लेकिन सैमी ज़ेन ने थोड़ा सा डिफरेंट चीज करी पहले से। उन्होंने इस बार कोडी रोड्स की हेल्प करी, लेकिन उस हेल्प का भी कुछ फायदा हुआ नहीं इतना ज्यादा, क्योंकि कोडी रोड्स जब एक्सीडेंटली उन्होंने जो आउटसाइड डाइव लगाते हैं वो सैमी ज़ेन के ऊपर लगा दी। तो कोडी रोड्स को पता तो चल गया था कि अच्छा इसने मुझे बचाया है, इसलिए वो ऐसा अपना हाथ ऑफर करते हैं उनको उठाने के लिए। लेकिन सैमी ज़ेन ने यहाँ पे भाव दिया नहीं है। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये स्टोरी लाइन बड़ी अलग वे में चलानी शुरू कर दी है और अब ऐसा लग रहा है कि सैमी ज़ेन को रोल मिला है। वो सिर्फ बैक स्टेज वो जो बॉटल्स को ऐसे करके फेंक देते थे उससे डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ काफी दिखाया और लग रहा है कि हाँ किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। और हाँ क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस जो शो है वो सऊदी से है, तो ये भी एक रीजन बन सकता है कि क्यों सैमी ज़ेन जो है स्टोरी लाइन में आप थोड़े रेलेवेंट से नजर आ रहे हैं। तो अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में ऐसे खेल रही है। लेकिन इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट था और गुंथर ने निक ऑल्डिस को सीधा बोला कि भैया इतने केस करूंगा कि तुम्हारे पोतों को भी लॉयर की जरूरत पड़ जाएगी अगर मैं लीगैलिटी के ऊपर आ गया। तो वो यहाँ पे एक तरीके से बस डरा रहे होते हैं उनको। लेकिन आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में, अगले में नहीं उससे अगले वाले स्मैकडाउन में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ये स्मैकडाउन में ही मैच कर देंगे। तो अभी तो हमें कुछ ऐसे पता लग रहा है, लेकिन इसमें अपने शायद कुछ क्लॉज भी लेके आ सकते हैं गुंथर। तो देखते हैं ये जो टाइटल के पीछे पड़े हुए हैं गुंथर, क्या वो कोडी रोड से जीत पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन इसमें एक चीज जो मैं बोलूंगा हर्ट कर रही है वो यही बात है कि ये गुंथर को ऐसे कोडी रोड से हारना नहीं चाहिए था। मैं तो बोलूंगा कि आप भले ही उसमें वैसा एंड लगाओ, लेकिन हाँ सैमी ज़ेन को देख के थोड़ा सही लगा कि चलो उनकी शायद एक डायरेक्शन है। अब इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट था, कुछ ज्यादा खास नहीं है, मिज और डेनहाउजन का था। मतलब इस वे में कि कुछ स्टोरी प्रोग्रेस नहीं हुई, बस वो एक फन एलिमेंट की तरह ऐड करते हैं। तो वो उनकी लैब में चले जाते हैं मिज, तो वो बता रहे होते हैं डेनहाउजन इसे मत छूना उसे मत करना है
मत करना। मिज ने कोई बात नहीं मानी, लेकिन उसके बाद उन्हें करंट लग जाता है वहाँ पे, जिसके बाद वो गिर गए और उस टाइम पे फेस टाइम पे वीडियो कॉल पे किट विल्सन भी साथ में थे, तो वो चिल्ला रहे थे मिज मिज भैया क्या हो गया, लेकिन वो उस समय वहाँ पे कुछ कर नहीं पाया किट विल्सन। इसके बाद क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का मैच होता है, क्वालिफाइंग मैच था रकेल रोड्रिगेज वर्सेस बेली वर्सेस जेसी जेन वर्सेस कियाना जेम्स के बीच में। इस मैच में पहले तो आज एक टीम का स्प्लिट हो गया है जो कि जूलिया और कियाना जेम्स का है, क्योंकि कियाना जेम्स को ऐसा लगता है कि मैच जीतने में ये अड़ंगा बन गई जूलिया, जबकि जूलिया ने तो उल्टा हेल्प ही करी थी उनकी। इसके बाद फिर एंड में अपना तहाना बॉम्ब लगा के रकेल रोड्रिगेज ये मैच जीत गए हैं, और मैच के बाद जूलिया ने अटैक भी कर दिया कियाना जेम्स के ऊपर, क्योंकि कियाना जेम्स उनके पीछे पड़ गई थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो हील टर्न हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेफेस टर्न है जूलिया का, लग क्या रहा है वो देखी वैसा रहा है, और शायद अब WWE इनको साथ में नहीं रखने वाली, और वैसे भी साथ में रख के इनका कुछ फायदा वैसे भी नहीं हो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट बैक स्टेज से सेगमेंट था सैमी ज़ेन का जॉनी गार्गानो के साथ में, और अब तक तो मैं सेगमेंट भाई बिल्कुल ही हटा देता हूं। अब मुझे सैमी ज़ेन के कैरेक्टर में थोड़ा सा बात समझ में आ रही है क्या चल रहा है, तो वो बस वही गार्गानो को जाके वही बात बोल रहे होते हैं कि देख यार कितना गलत हो रही हैं चीज़ें, ऐसा वैसा, मतलब सिर्फ बता रहे होते हैं उनको। गार्गानो को बस अगर लेटने के पैसे मिलते हैं भाई, तो ऐसी जॉब तो मैं चाहता हूँ कि कुछ तो अच्छे कर्म हमने भी किए ही होंगे पिछले जन्म में, कि हमें भी ऐसी कोई जॉब मिल जाए कि हमें बस लेटने के पैसे मिल रहे हैं। फिर चैट गेबल भी देखते हैं आज यहाँ पे, तो चैट गेबल मतलब आज उनकी निकोल्डेस के साथ एक मीटिंग होने वाली थी, तो वो मीटिंग करते हैं, तो मतलब रिएक्शन जैसी स्क्रीन पे है चैट गेबल तो बहुत अच्छा मिलता है। फिर एक दूसरा सेगमेंट और भी था चैट गेबल का, जहाँ पर रे फिनिक्स को वो सॉरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो एल ग्रांडे अमेरिकानो बने थे एक तरीके से, वो मॉक करने के लिए ही था मैक्सिकन और ये लूचा लिब्रे वाले सुपरस्टार्स के लिए, तो उसके लिए वो सॉरी बोल रहे होते हैं। तो मतलब अभी शायद स्मैकडाउन में रखने वाले चैट गेबल को, आज देख के ऐसा लगा। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है टाला टोंगा वर्सेस रॉय स्कीज के बीच में। एक ये भारी भरकम टाइप का मैच था, बहुत बार कोशिशें करते हैं इस मैच में रॉय स्कीज पावर स्लैम लगाने की, लेकिन वो लगा नहीं पाते, लेकिन एंड में जाके फिर उन्होंने लगा भी दिया। बट डिस्ट्रैक्शन होती है इस मैच में सोलो सिकोवा और टामा टोंगा की तरफ से, और चोक स्लैम लगा के टाला टोंगा ने इस मैच में रॉय स्कीज को हरा दिया है। तो भाई मतलब रॉय स्कीज मैच हार गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और टाला टोंगा भाई इतना इनकंसिस्टेंट WWE के साथ कैसे है समझ ही नहीं आता। मतलब अभी तक आप मुझे बताना, आपको समझ में आया कि टाला टोंगा खतरनाक आदमी है या लुच्चू पुच्चू आदमी है? वो समझ ही नहीं आता, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। इसके बाद फिर क्या हुआ, सेव करने के लिए आर्ट्रोथ आते हैं, लेकिन फिर डेमन प्रीस्ट उनको लेके चले जाते हैं कि भैया तू इस फट्टे में क्यों पड़ा हुआ है। इसके बाद लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये रॉय स्कीस और सोलो सिकोवा वाली स्टोरी लाइन कुछ अलग डायरेक्शन लेने वाली है। तो सोलो सिकोवा कहते हैं हाँ भैया क्या हुआ तेरे जेकब फाटो का, वो तो घुटने टेक के बैठ गया रोमन रेंज के आगे, आया तुझे कोई बचाने, ये करने वो करने, मैंने देख मैं जेकब फाटो को लेके आया, मैं टामा टोंगा को लेके आया, मैं टाला टोंगा को लेके आया, मैंने यहाँ पे चैंपियंस खड़े कर दिए हैं। कहते हैं कि भैया डिफिकल्टीज बहुत सारी आ जाएंगी, तो मतलब स्टॉप बीइंग डिफिकल्ट, नहीं तो मैं डिफिकल्टी तेरे लिए क्रिएट कर दूंगा, ऐसे करके वो पावर हाउस हॉब्स रॉय स्कीज को बोल रहे होते हैं। नाम मेरे दिमाग से पता नहीं कब जाएगा, मैं बोलता तो रॉय स्कीज, दिमाग में पहले पावर हाउस हॉब्स ही आ रहा होता है मेरे। तो अभी लेकिन उनके रिएक्शन देख के ऐसा लगा कि शायद अब इंटरेस्टेड थोड़े से हो गए हैं रॉय स्कीज इस चीज़ को भी, इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए भी, कि अगर सही में मैं सोलो सिकोवा के साथ आ जाऊं, क्योंकि भाई अब उनको बचाने में कोई नहीं है, उनका यार दोस्त कोई है नहीं तरह, आर्ट्रूथ के साथ बस बातचीत हो रही है, लेकिन वो डेमन प्रीस्ट तो कभी उस चीज़ को होने नहीं देगा। तो देखते हैं ये स्टोरी लाइन यहाँ पे कहाँ जाती है। और मैं तो बोलूँगा ये जेसी मटेओ और ये जो रिलीज हुए टोंगा लोआ, इनके जाने के बाद कुछ MFT में समझ में तो आ रहा है कि क्या चल रहा है। मतलब मैं बोलूँगा कि वो उनके बेटरमेंट के लिए और WWE के लिए, खुद के लिए भी अच्छा था, और गलती इसमें WWE की ही है, पहले तुमने उनको लाने के बाद सही से बुक क्यों नहीं किया। तो ये तो खैर WWE के रोने धोने हम आगे भी करते रहेंगे। अभी स्मैकडाउन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आती है रिया रिप्ली। आज उन्होंने नी ब्रेस पहना हुआ था, और वो अपनी क्योंकि सक्सेसफुली चैंपियनशिप को डिफेंड कर चुकी हैं जेड कार्गिल के सामने, तो उस बात के लिए बड़ी खुश होती हैं। कहती हैं एक फ्रेंड ने मेरी हेल्प भी करी थी, वो फ्रेंड निकल के आ जाती हैं जो कि शार्लेट फेयर थी, और वो कहते हैं कि अब क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट है, अब मैं इसे जीतने वाली हूँ, और समर स्लैम में रिया रिप्ली मैं तुझे ही फेस करूंगी। इसके बाद टिफनी स्टैटन भी आती हैं, वो कहते हैं यूएस टाइटल तो मेरे पे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाला टाइटल भी होगा तो इसको में और मजा आ जाएगा। फिर इसके बाद जेड कार्गिल अपनी टीम के साथ आ जाती हैं, तीनों के बारे में वो ट्रैश टॉकिंग करती है और कहती है रिया रिप्ली तो ये तो मैं अभी बताती हूँ। तो फिर वो मारने के लिए आ रही होती है रिया रिप्ली को, लेकिन तभी निकोल्डेस ने आके बोला अरे रुक जाओ भाई, ये तभी लड़ नहीं सकते, रिया रिप्ली वैसे भी आज कंपीट नहीं कर पाएगी। लेकिन शार्लेट फेयर ने एक मैच सजेस्ट किया, और फिर आ गया स्मैकडाउन में आजा भिड़ले वाला मूवमेंट। तो ये इसमें कोई एक शो हो रहा है WWE का, और उसमें आजा भिड़ले वाला मूवमेंट ऐसे ना देखा है वो तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ, शार्लेट फेयर ने आके बोला कि ठीक है, एक मैच सजेस्ट करती हैं वो कि मेरे साथ टिफनी स्टैटन, भली मैं पसंद नहीं करती लेकिन कर सकते हैं, और जेड कार्गिल तो अपनी बंदियों को लेके आ जा। उसके बाद इनके बीच में टैग टीम मैच होता है, और एंड में जाके जेड कार्गिल ने अपना
फिनिशर टिफनी स्ट्रैटन को लगाया जेडेड, और अपनी टीम के साथ वो ये जो मैच है वो जीत चुकी हैं। तो जेड कारगिल को अभी भी ये मिक्स में रख रहे हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि अभी यहाँ पे क्वीन ऑफ द रिंग की बात हो रही है तो अभी ये इस वाली स्टोरी लाइन के आसपास ही घूमेंगे। इसके बाद विमेंस डिवीजन से एक और बैक स्टेज सेगमेंट था, फेटल इन्फ्लुएंस ने अटैक कर दिया पेज और ब्री बेला के ऊपर। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू हिंट कर रही है कि विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ये नेक्स्ट फ्यूड हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें अभी तो ये शुरू हुई है तो इंटरेस्ट हम क्या ही बोलें कि कुछ डेवलप होगा। इसके बाद आता है शो पर एक मजदूरी मैच, और आज से मैंने एक नई टर्म दी है मजदूरी मैच के मजदूर रेसलर्स। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिकी सेंट्स वर्सेस कार्मेलो हेस के मैच की। तो अब मजदूर मैच किस, मजदूरी मैच और मजदूर रेसलर्स किसे बोलेंगे, जहां पे कोई स्टोरी नहीं है, इन लोगों के साथ फैंस का कोई कनेक्ट भी नहीं है, लेकिन स्मैकडाउन के घंटे निकालने हैं, तो एटलीस्ट ऐसी हम कुछ दे सकते हैं क्या कि यार हमसे हो तो कुछ नहीं रहा, तो एक मैच बना दें जिससे थोड़ा टाइम भी निकल जाए और थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक सा मैच भी वो सुपरस्टार लड़ पाएं। तो ऐसे होते हैं मजदूरी मैच, और ऐसे मजदूरी मैचेस के ये हैं मजदूर रेसलर्स, जो कि हैं रिकी सेंट्स और कार्मेलो हेस। और यही नहीं, ऐसे जब भी होगा मजदूरी मैच तो मैं आपको आगे से बताने वाला हूँ कि मजदूरी मैच था। तो रिकी सेंट्स वर्सेस कार्मेलो हेस का मैच था, रिकी सेंट्स ने पहले अटैक कर दिया कार्मेलो हेस के ऊपर, और मैं आपको अभी बता सकता हूँ, लिखवा के ले लो इस बात को, रिकी सेंट्स का डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात से मेरा क्या मतलब है, जैसे कार्मेलो हेस जब से आए हैं एनएक्सटी से मेन रोस्टर में, उनके साथ कुछ हुआ, आप बोलोगे हाँ उन्होंने टाइटल जीता, लेकिन क्या उसको कुछ होना बोलेंगे? उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि रिकी सेंट्स के साथ भी कुछ नहीं होने वाला। ये तो सिर्फ हाइप थी कि वो कोडी रोड्स के दोस्त हैं, एडब्ल्यू से आ गए नेक्स्ट में आ गए, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। बाकी मैच में रेसलिंग टाइट्स पकड़ के रिकी सेंट्स ने कार्मेलो हेस को इस मैच में हरा दिया है। तो बस ये अब स्टोरी लाइन ऐसी चलाते रहेंगे, और इसीलिए मजदूरी मैच के मजदूर रेसलर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट शो पर टिफनी स्ट्रैटन और चेल्सी ग्रीन का भी बैक स्टेज से सेगमेंट था, और चेल्सी ग्रीन, ये भाई मैं तो बोलूँगा मुझे स्मैकडाउन की सबसे, वैसे तो अच्छी चीज़ें हैं ही नहीं, मैं बोलूँगा टॉप 1-2 में अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लग रही है भाई वो चेल्सी ग्रीन का कैरेक्टर है। भले इतना कुछ नहीं होता लेकिन होता है यहाँ पे देखने के लिए कि अच्छा, आप देखते हैं चेल्सी ग्रीन का आज क्या विचार है, आज वो क्या बोलना चाहती हैं। तो टिफनी स्ट्रैटन के साथ, क्योंकि आज वो रिंग साइड पे नहीं थी, क्योंकि होती तो शायद उनकी हेल्प हो जाती थोड़ी, तो टिफनी कहती हैं कि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी तेरी। तो चेल्सी कहते हैं ओ अच्छा, तुम मेरे बारे में इतना केयर करती है ना कि अगर मैं रिंग साइड पे होती तो कहीं मैं इंजर्ड ना हो जाऊं। तो चेल्सी ग्रीन चाह रही होती है कि अभी उनका लैश लेजेंड के साथ जो मैच है उसमें टिफनी स्ट्रैटन आ जाएं, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन तो भाई आने का उन्होंने नाम नहीं लिया। मैच था उनका लैश लेजेंड के साथ, और आज सब मतलब हर बार ही, वैसे इटली का क्राउड क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रिक होता है तो उन्होंने सपोर्ट भी अच्छा किया चेल्सी ग्रीन को इस मैच में, लेकिन लैश एक्सटेंशन के साथ में इस मैच में चेल्सी ग्रीन हार गई है और लैश लेजेंड जीत गई है। लेकिन ये बात मत भूलना कि नाया जैक्स को इससे पहले पिन कर चुकी हैं चेल्सी ग्रीन। और फिर आता शो का मेन इवेंट, जहां पे ये किंग ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाइंग मैच था, क्वालिफाइंग मैच नहीं टूर्नामेंट का मैच था एडवांस करने के लिए। डेमन प्रीस्ट वर्सेस ट्रिक विलियम्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। मैच के शुरुआत में ब्रॉन ब्रेकर ने अगेन इंप्रेस किया, वो स्टैंड आउट करते हैं अपने मैचेस में अपने मूव्स के साथ, वही चीज़ वो यहाँ पे कर रहे थे। और आज उन्होंने मिलिट्री प्रेस करके ऐसे उठा भी दिया पूरा डेमन प्रीस्ट को ऊपर, और भाई उस हाइट में, मतलब उसके बाद वो गिरा नहीं पाए सही से, लेकिन भाई उस हाइट पे डेमन प्रीस्ट जैसे 120-30 किलो के बंदे को, भी हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो वेट डेमन प्रीस्ट का, भाई पता नहीं कितनी आसानी से ब्रॉन ब्रेकर ने कैसे उठा लिया वो। और कुछ तो जिम सेशंस तगड़े ही जाते होंगे ब्रॉन ब्रेकर के, इसका मतलब। तो फिर मैच में फिर एक मोमेंट आता है जब ब्रॉन ब्रेकर ने उधर एक क्लोज लाइन मारी, जिसकी वजह से ट्रिक विलियम्स और वो तो अनाउंसर डेस्क पे ही भिड़ गए, और डेमन प्रीस्ट जा रहे होते अपने चोक स्लैम के लिए, लेकिन जैसे वो चोक स्लैम मारने के लिए जाते हैं तो पीछे से लिव मॉर्गन ने आके लो ब्लो मार दिया, जिसके बाद अपने फिनिशर्स हिट करके इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो जीत गए हैं। और अब वो नेक्स्ट लड़ेंगे ओबा फेमी से, और जाते जाते वो ओबा फेमी को ये भी बोल रहे होते हैं कि काउंट योर डेज। भाई आपने देखा है एक बार डोमिनिक मिस्टीरियो ओबा फेमी को सही से बंदा क्या कर सकता है। तो ये स्मैकडाउन की कहानी थी, रेट वेट इसको कुछ नहीं करने वाले हम लोग, तो बस इसको वैसे ही आगे बढ़ा देते हैं, जाने देते हैं। लेकिन अब इसी चीज से रिलेटेड हम बात करते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस की। तो ओबा फेमी वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच होने वाला है, और सबको लग रहा होगा कि मैच जीत के फाइनल्स में पहुंच जाएंगे ओबा फेमी, और उसके बाद वो इस टूर्नामेंट को भी जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है, और यहाँ पे बात आती है ब्रॉक लेसनर की। तो ब्रॉक लेसनर का स्टेटस क्या है नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए? तो देखो, दो पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं जिस डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉक लेसनर की बुकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या वो सिनेरियो है, पहला, या तो ओबा फेमी को वो पहुंचने ही नहीं देंगे फाइनल्स में, और उनको फाइनल्स में नहीं पहुंचने देंगे, इसका मतलब ये कि ओबा फेमी कंपीट ही नहीं कर पाएंगे फाइनल्स में, जो कि नाइट ऑफ चैंपियंस में होगा। तो फिर क्या करेंगे ओबा फेमी? ओबा फेमी का तीसरा सिंगल्स मैच होगा ब्रॉक लेसनर के साथ एट नाइट ऑफ चैंपियंस, क्योंकि चांसेस पूरे हैं कि ब्रॉक लेसनर नाइट ऑफ चैंपियंस में होंगे, क्योंकि वो सऊदी का शो है। तो या तो ये चीज हो सकती है, या फिर दूसरा ये कि ब्रॉक लेसनर का कोई मैच नहीं होगा नाइट ऑफ चैंपियंस में, बल्कि उनकी एक सरप्राइज अपीयरेंस होगी, और जो
फाइनल्स वाला मैच होगा ओबा फेमी का इस टूर्नामेंट में, वहां पे जाके वो कॉस्ट करवा देंगे ओबा फेमी को। तो इस हिसाब से WWE के पास दो तरीके हैं कि वो कैसे फीचर करेंगे ब्रॉक लेसनर को, या तो उनका मैच होगा ओबा फेमी के साथ में, या फिर दूसरा ये कि वो कॉस्ट करवा देंगे इस टूर्नामेंट को ओबा फेमी को, जिसके बाद फिर इनका तीसरा मैच होने वाला है। तो देखते हैं WWE कौन से अप्रोच रखती है। वैसे आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला जो तरीका है वो सही होगा। और फिर बात करें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रोमन रेंस की, तो उनका भी नाइट ऑफ चैंपियंस में मैच होगा, लेकिन वो किसके अगेंस्ट में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे, क्योंकि चांसेस पूरे हैं कि नाइट ऑफ चैंपियंस हैं तो यहाँ पे रोमन रेंस के पास अगर टाइटल है तो उस टाइटल को वो डिफेंड करने वाले हैं। तो इस चीज के लिए WWE ने ऑलरेडी हिंट्स भी दिए हैं। जैसे रोमन रेंस ने क्लैश इन इटली के बाद बोला था कि भाई जिसको भी आके चाहिए, जो भी चैटर कर रहा है फालतू की बकवासें कर रहा है, तो रोमन रेंस का एक ऐसा मैच होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस में पॉसिबली, जो कि एक वन ऑफ मैच की तरह ही होगा कि ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा उनका कोई करंट स्टोरी लाइन से इतना लिंक ना बनाए शायद। जैसे अगर आप मानो एले नाइट के साथ उनका मैच हो सकता है, या नाम तो उन्होंने रॉयस कीज का भी लिया था, रॉयस कीज के साथ उनका मैच नहीं होगा, लेकिन WWE ऐसे वन ऑफ टाइप का कुछ मैच डाल सकती है रोमन रेंस का नाइट ऑफ चैंपियंस में, क्योंकि वहां पे भाई वो शो का नाम ही नाइट ऑफ चैंपियंस है, तो वो एक टाइटल डिफेंड करना थोड़ी एक जरूरी सी बात हो जाती है अगर WWE उस लॉजिक से इस बात को देखे। तो लेट्स सी रोमन रेंस का फिर अपोनेंट कौन होता है, लेकिन अभी चांसेस हैं कि वो ऐसा जो रोमन रेंस ने नाम लिया ना अलग अलग, वो इसीलिए कि हाँ भैया कोई भी एक बंदा उठ के आ सकता है। तो देखते हैं वो बंदा कौन निकल के आता है। मतलब मैं तो सही में चाह रहा हूँ अगर एले नाइट और रोमन रेंस का मैच हो जाए नाइट ऑफ चैंपियंस में, तो शायद वो थोड़ी अच्छी बात हो जाएगी एले नाइट के लिए भी। बाकी नेचुरल डीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। थोड़ी सी अच्छी बात अगर आप भी अपने साथ करना चाहते हो तो आप आरपन वाला कोड यूज करके प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छा सा डिस्काउंट ले सकते हो और अपनी बॉडी का और अच्छे से ध्यान रख सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।